हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। सो फाइनली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ढेर सारी टेक्निकल ग्लिच होती हैं, तो आईसीटी के साथ तो अभी एक लर्निंग सबसे पहले ये हो रही है कि हमें केवल आईसीटी के कुछ फीचर्स ही नहीं बल्कि उसे हार्डकोर आईसीटी पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच और ढेर सारा टाइम चला गया, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। मैं ललिता प्रदीप हूँ और SCERT यूपी अपने इस पेज से हर दिन डीएलएड के क्लासेस के लिए कुछ लाइव सेशंस रन कर रहा है। वैसे तो ये 4 सेमेस्टर के जो हमारे टीचर ट्रेनीज हैं उनको एड्रेस करता है, पर मैं आज आपके बीच में एक कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ, एजुकेशनल प्लानिंग, स्पेशली इन रेफरेंस टू स्कूल मैनेजमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ श्वेता राजवंशी, पृथ्वीराज, श्वेता शुक्ला, अमित कुमार यादव, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोग चेक इन पर दिख रहे हैं। हमें चैट पर लगभग 400 लोग दिखाई दे रहे हैं। यू आर सो वेरी वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने इतना वेट किया। बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात कहनी है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पानी पीजिए, स्टे डिहाइड्रेटेड, अपना ख्याल रखिए, औरों का भी ख्याल रखिए और इन सब के बीच में करिए ढेर सारी पढ़ाई और स्पेशली आईसीटी पर फोकस करिए, क्योंकि आने वाला समय लगता है कि हमें ऑनलाइन पर ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो मैं एक फ्लो लेकर चलना चाहती हूँ, उसमें मैं एक प्लानिंग पर जनरल बात करूंगी, फिर एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्कूल प्लानिंग, क्लासरूम प्लानिंग, रोल ऑफ टीचर और टीचर ट्रेनिंग को क्या चाहिए ऐसे समय में। इसी तरह क्लासरूम का किस तरह से आप इवेल्युएशन करते हैं, उनकी क्लासरूम के लिए एक पर्टिकुलर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ मिशन प्रेरणा पर और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज जो आप सारे लोग कर रहे हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिससे आपने एमबीए किया हो या ना किया हो, मैं समझती हूँ कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये है कि कैसे बेहतर प्लानिंग की जाए और प्लानिंग का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। सो बेसिकली प्लानिंग इज अ प्रोसेस, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके किसी भी एक्शन को, तो वो एक्शन चाहे छोटा एक्शन हो या एक बड़ा प्रोग्राम हो या प्रोजेक्ट हो, वो उसके पूरे भविष्य और फेट को डिसाइड करता है। तो जितनी अच्छी प्लानिंग है, अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है तो निश्चित मानिए कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो 80% तो फुल्ली अश्योर्ड होता है। और अगर प्लानिंग में आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, मॉडिफिकेशन के चांसेस रखे हैं, और जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, कॉन्टिंजेंसीज होती हैं, अगर उसके लिए आपने समय लिया हुआ है तो डेफिनेटली with the good planning you achieve 100% of your objectives most of the time. प्लानिंग में ही परसेप्शन, एनालिसिस और कंसेप्चुलाइजेशन, ये तीनों ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल प्लानिंग पर तो नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी लोग इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, और हमारे जो शिक्षक हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं। हमारे टीचर ट्रेनीज, मोस्ट ऑफ देम दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडीज किए हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन बेसिक चीजों पर ना जाके देखें कि हम स्कूल मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट पर आते हैं। क्लासरूम प्रोसेसेस हैं, बेसिकली शिक्षा की जो पूरी बैकबोन है वो क्लासरूम प्रोसेसेस पर ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल टीचिंग वहाँ होती है और एक्चुअल लर्निंग वहाँ पर होती है,
और सब कुछ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। तो जो भी एक्सटर्नल सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इंटरनली अगर आपने सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया है तो क्लासरूम प्रोसेसेस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव। तो हमारा जो प्रयास होता है कि डिफरेंट टूल्स और कॉन्सेप्ट के जरिए हम एक इंसाइट इस बात में डेवलप करना चाहते हैं कि जो एक टीचर है वो किस तरह से एक लीडर के रूप में डेवलप हो और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करे। तो एक रफली अगर बात करें तो एक प्लान में एक आइडियल जो प्लान होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। आई थिंक सबसे पहले जरूरी है विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो उसके आउटकम्स हैं वो बहुत टैंजिबल होने चाहिए। टैंजिबल टैंजिबल से मतलब ये है कि वो मेजरेबल होने चाहिए। कहीं कुछ भी उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट अगर आपने 3 मंथ्स का बनाया है, प्लान किया है और प्रोजेक्ट एंड पर अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो शायद वो बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं होती है। तो आउटकम आपके बहुत टेंजिबल होने चाहिए और कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ उसको जाना चाहिए। एक एक सर्टेन क्वालिटी बार क्रिएट करने की जरूरत होती है जब हम एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी तरह की प्लानिंग में, क्योंकि कई बार आप अगर आपने एक पूरे मंथ की प्लानिंग बहुत टाइट प्लानिंग कर ली है और अचानक स्टेट लेवल से या आपके टॉप लेवल से या कोई इमरजेंसी ऐसी आती है तो आपके पास अगर दिन नहीं है, समय नहीं है, तो आप अपनी उस इमरजेंसी को कहीं पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक अच्छी प्लानिंग में इनोवेशन के लिए बहुत जगह होनी चाहिए और मॉनिटरिंग और सुपरविजन होना चाहिए। जब मॉनिटरिंग की बात होती है तो मॉनिटरिंग में मिड मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब आप मिड मॉनिटरिंग पर भी फोकस करते हैं तब आपको अगर आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्लानिंग जिस दिशा में जा रही है अगर कहीं पर डीरेल हो रही है तो आप मिड मॉनिटरिंग में उसको फिर से पिकअप कर लेते हो और अच्छी तरह से उसे फिर से अपने गोल्स के साथ रीअलाइन कर लेते हैं और आप अपने उन नए टूल्स को भी इजाद कर लेते हैं। तो इसलिए मॉनिटरिंग में मिड मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक है। एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको हम बहुत परंपरागत रूप से कहते तो हैं कि फीडबैक हमें चाहिए होता है, पर मैंने ऐसा पाया है कि फीडबैक पर लोग काम नहीं करते हैं। वो फीडबैक मांगते तो हैं बट दे डोंट वर्क ऑन इट। बेसिकली फीडबैक इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव टूल कि जब आपको फीडबैक मिलता है तो उसे अपने प्रोजेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट उसको आपको बनाना चाहिए। और लास्ट जो प्लानिंग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे आप अपनी प्लानिंग को मेजर कर सको। अभी जो टीचर है हमारा एक लीडर की तरह उसको कम से कम ये स्किल जरूर होनी चाहिए कि वो जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट कर ले, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट एजुकेशनल प्लानिंग में टीचर को करना चाहिए। मैं यहाँ पर एजुकेशनल प्लानिंग को क्योंकि स्कूल के ही परिप्रेक्ष्य में लेके चल रही हूँ इसलिए मैं बार बार स्कूल और टीचर की बात कर रही हूँ। एजुकेशनल सिस्टम में जो प्लानिंग है, एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट के जो कंसर्न है उसे एनसीएफ 2005, एनसीएफटी फॉर टीचर एजुकेशन 2009 या आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसी तरह से बहुत सारे जो ड्राफ्ट पोजीशन पेपर्स हैं उनमें दिया गया है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत ही सोशल फेनोमेनन है।
इसलिए इसकी प्लानिंग में बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। तो एक पार्टिसिपेटरी करिकुलम बनाने के लिए सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका होना, उन्हें उनकी प्रैक्टिस और थियरी के पर्सपेक्टिव को एक साथ लेके आने की आवश्यकता एजुकेशनल प्लानिंग में बहुत होती है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल quality management in education is very important to understand. आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा और एनसीईआरटी के प्रोफेसर मरमर मुखोपाध्याय की जो बुक है उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा डील किया हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो प्रोफेसर मरमर मुखोपाध्याय की है उसको जरूर पढ़ें, तो इससे आपको बहुत विजन की क्लैरिटी आएगी। तो अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन पर काम करते हैं, फिर एजुकेशन के जो टैंजिबल रिजल्ट हैं वो दिखने शुरू होते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो प्लानिंग के अभी हमने कारक बताए हैं, एजुकेशन में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको एजुकेशनल प्लानिंग में डालने का होता है उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। फिजिकल फैसिलिटीज पर काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम सरकारी स्कूलों के ही क्रम में देखें तो फिजिकल फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। तो प्लानिंग का एक वो हिस्सा होना चाहिए। अगर कोई स्कूल अंडर रिसोर्स्ड है या हाईली रिसोर्स्ड है या उसके रिसोर्स का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उस पर प्लानिंग में एम्फेसिस देने की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे आमतौर पर प्लानिंग में होता है, हमें एजुकेशनल प्लानिंग में भी देखना है। इसमें हमें करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत महत्वपूर्ण जगह देनी होती है। फिर जो महत्वपूर्ण कारक है वो जो आपका बच्चा है, स्टूडेंट है, वो आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग में। और कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी जगह एजुकेशनल प्लानिंग में दी जाती है। एज यूजुअल जैसे प्लानिंग में हम सभी स्टेक होल्डर्स को लेते हैं, एजुकेशन प्लानिंग में भी हमें अपने सारे स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस को शेयर करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन जैसे हमने पहले कहा, इसमें एजुकेशनल प्लानिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है कि आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम और एक्टिविटीज का समावेश करना चाहिए जो एक तरफ तो टैलेंट को अनलीश करते हैं, निकाल के लाते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में हार्ड वर्क करने का जो एक एंगल होता है उसको उभार के लाते हैं। इसी के साथ साथ रिसर्च, सर्वे और डेटा, इस पर भी एक अच्छा फोकस होना चाहिए। डेटा ड्रिवन जो पॉलिसीज होती हैं, जो काम होते हैं, वो हमेशा एक नए तरह का रिजल्ट लेके आते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग में आपका फोकस कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में, बच्चों की स्किल डेवलप करने की तरफ होना चाहिए। जो टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सीपीडी है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उस पर भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो स्कूल के मैनेजमेंट पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं और क्या वो सारे रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको एक ऑप्टिमल लेवल तक उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक स्कूल के परिसर में कई सारे कमरे होते हैं, एडिशनल क्लासरूम है, और अक्सर देखने को भी मिलता है कि 2 कमरे बंद हैं क्योंकि वो आपकी मेन बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर है। तो वो रिसोर्स आपका आइडियल पड़ा रहता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब भी आप स्कूल के लिए प्लान करें तो ये आवश्यक है कि एक एक कतरा जो जमीन का आपके पास है या इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके पास है, अगर किताबें हैं तो वो बंद नहीं होनी चाहिए, अगर टूल्स हैं, अगर स्पोर्ट्स किट है तो उनका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, जो कुछ भी अवेलेबल। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अवेलेबल है। जब तक ज्यादातर रोना उन चीजों का होता है जो अवेलेबल नहीं है, पर हमें अपनी एजुकेशनल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो है हमारे पास उसका हम ऑप्टिमल यूज सुनिश्चित करें। इसी तरह स्कूल के लिए आवश्यक है कि वो अपना भी एक गोल निर्धारित करें। शिक्षा में एक तरफ नेशनल लेवल का पर्सपेक्टिव होता है, स्टेट लेवल का पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्कूल का अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक उसका अपना विजन होना चाहिए, और वो विजन एक और जहां प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से अलाइन करता है, वहीं दूसरी ओर उसे लोकल लेवल पर अपने बच्चों का, अपने समुदाय के साथ, उसके आसपास के वातावरण को वो किस तरह से ब्लूम करने में सहायक हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हर स्कूल को अलग अलग क्षेत्र में एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना चाहिए, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही टेंजिबल होना चाहिए, और एक बड़ी लंबी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, किस चीज की आवश्यकता आपको है, और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी आवश्यकता आपको पूरे वर्ष नहीं कभी कभी पड़ती है। तो जब इतनी डिटेल प्लानिंग आप करते हैं तब नतीजे उसके सामने आते हैं। एक बहुत रियलिस्टिक टाइम टेबल का निर्माण होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में टाइम टेबल एक तो स्टेट लेवल से जारी किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। स्कूल के हेड टीचर का और शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि एक बहुत उस टाइम टेबल को वो अडेप्ट करें और रियलिस्टिक टाइम टेबल की तरह इस तरह से बनाएं कि स्कूल की सारी एक्टिविटीज उसमें कवर हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई नई एक्टिविटी आ जाती है, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं जिनमें एईएस और जेई को लेके एक जो आपका समर टाइम होता है, 3 महीने बहुत ही इंटेंसिव उस पर एक्टिविटी की जाती है, हेल्थ के प्रोग्राम होते हैं, फिर स्पोर्ट्स के लिए होता है। तो अगर आपने अपनी टाइम टेबल में इनको रेगुलर जगह नहीं दी है कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाना है या किसी का जन्मदिन कब मनाया जाना है, तो जब तक आपने उसे कैलेंडराइज नहीं किया है, यकीन मानिए कि फिर वो उसे आपको 24 घंटे बाद पहले ही याद आएगा, और 24 घंटे पहले जब याद आता है तो वो रूटीन एक्टिविटी की तरह भी नहीं हो जाता है, उसको फिर आप एक अर्जेंट एक्टिविटी की तरह केवल काम की तरह निपटा देते हो। तो इसलिए आपकी टाइम टेबल बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए और एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको लर्निंग एक्टिविटीज की भी प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज जो होती हैं, सिचुएशन होती हैं, उनको कभी भी अपने परसेप्शन से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमेशा जगह बना के रखनी चाहिए और मेंटली और फिजिकली उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ आपके ऐसे कॉन्टिजेंट रिसोर्सेज भी हैं जिनको इस प्रकार की तैयारी के लिए रखना चाहिए। और हमेशा आप मुझे याद है पिछले वर्ष किसी जनपद के अधिकारी ने ऐसे कॉल करके कहा कि वो मैडम, हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया था और 15 दिन की मेहनत लगी थी, बच्चे तैयार थे और बहुत सारा काम, उनकी ड्रेस और ये ब्ला 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 सब चीजें हमने अरेंज किया था, लेकिन ऑल सडन 2 दिन पहले कुछ ऐसा आ गया कि उस व्यक्ति को लखनऊ आना पड़ा और उसको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो ये आपका प्रोग्राम कभी भी रन डाउन हो सकता है। तो रन डाउन आपका प्रोग्राम ऐसे हो जाए, ऑल शट हो जाए, या आप उसके लिए एक प्लान बी रखें, प्लान सी रख रहे हैं या नहीं, ये आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट का, स्कूल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी तरह लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक स्कूल में हमेशा एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर बना होना चाहिए।
वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जब जैसा होगा वैसा देख लिया जाएगा। नहीं, आपकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दे मस्ट बी प्लान्ड एंड दे मस्ट बी ऑन पेपर प्लान्ड, और उसमें सभी शिक्षकों की सहभागिता भी होनी चाहिए। शिक्षकों को प्लानिंग करते समय ये भी आपको देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम वेल इक्विप्ड है या नहीं। जैसे आपदा प्रबंधन में आप पढ़ते हैं, और हमें तो तैयार रहना चाहिए, स्पेशली इस समय जब कोरोना के टाइम से हम गुजर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को लेके हमारी सेंसिटिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि कमरे में अलमारी रखी हुई है, उसके अंदर सामान भरा हुआ है। अभी छोटे-छोटे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि वो नीचे कोई चीज उसको सपोर्ट के लिए लगा दिया गया है, या कुर्सी ऐसी है या चेयर है कि उसके कॉर्नर्स बड़े शार्प हैं, कुछ भी, या ग्लास, ब्रोकन ग्लास है, तो ऐसे में कभी भी उससे खतरा हो सकता है। तो जब तक आप अपने क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर मैपिंग नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना रहती है। तो आपका क्लासरूम वेल इक्विप्ड हो, किस एंगल से पढ़ाना है, रोशनी आ रही है नहीं आ रही है, कहीं अंधेरा तो नहीं हो रहा है, या लाइट, बिजली है, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस क्लास में छोटे बच्चे होते हैं और आप स्वयं होते हैं। तो जहां पर लर्निंग हो रही हो वहां का एम्बियंस अगर बहुत प्लेजेंट नहीं है तो निश्चित रूप से वो बच्चों की लर्निंग को भी प्रभावित करता है। लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है। अब लाइब्रेरी को हम लोग हमेशा एक बहुत बड़ा रोमांटिक सा आइडिया होता है कि ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसे आप किताब निकालिए, ऐसे चेयर पर बैठिए, ऐसे पढ़िए। लाइब्रेरी स्कूल के रेफरेंस में केवल इतनी सी बात है कि बच्चों का एक्सेस अदर देन उनकी टेक्स्ट बुक, जो किताबें हैं, कहानी की किताबें हैं, डिक्शनरी है, या कुछ और स्टडी मटेरियल है, प्रिंट रिच मटेरियल है, ये उनको मिलता रहे। उन्हें चाहे हार्ड प्रिंट मटेरियल जब बच्चों को मिलता है तो लाइब्रेरी आपको मेंटेन, केवल एक कॉर्नर में भी आप लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं। किताबों को अगर बुक शेल्फ बक्से के अंदर बंद कर दिया गया या अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया तो प्लानिंग और मैनेजमेंट में अपराध इसको कहा जाता है। तो लाइब्रेरी को देखें। क्लीन एंड ग्रीन कैंपस, बहुत उस कैंपस आपका साफ सुथरा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। जितनी ग्रीनरी होती है उतना वो आपको सुख देती है। जैसे कोई एंटर करता है किसी भी स्कूल में, पौधे लगे हों, फूल लगे हों, पेड़ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, और घुसते ही सबसे पहले ये होता है कि अरे वाह कितना अच्छा कैंपस है। लेकिन कोई भी कैंपस अपने आप अच्छा नहीं होता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इस परिश्रम में क्लीन एंड ग्रीन कैंपस को डेवलप करने के लिए भी प्लान बनाइए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको पूरी तरह से सारे स्टेक होल्डर में क्लियर होना चाहिए। बच्चा स्कूल आ रहा है, आकर अपने घर पहुंच रहा है, स्कूल टाइम में भी उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी या जो टीचर्स हैं उनके सेफ्टी सिक्योरिटी का एक पूरा प्लान होना चाहिए। इसमें भी आपको जिसकी भी मदद लेनी हो आप मदद ले सकते हो, कम्युनिटी की मदद ले सकते हो, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और अगर अपने प्लान में आपने जेंडर लेंसेज को नहीं इंक्लूड किया तो निश्चित रूप से मानिए कि प्लान अधूरा रह जाता है। इंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप के स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग हो रही है, उसमें इंक्लूजन शामिल होना चाहिए। हर बच्चा अपने आप को उसमें फिट समझे, और इवन टीचर भी उस पूरे माहौल में अपने आप को एक वन ऑफ देम एक होने की जब तक फीलिंग नहीं आती है तब तक इंक्लूजन का सेंस पूरा नहीं होता है। रैंप अगर बने हैं तो ये भी देखने की बात है कि वो रैंप वास्तव में वो सारे पर्पस सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से स्कूल की प्लान में नए इंटरवेंशन की हमेशा जगह होनी चाहिए। स्कूल लेवल पर हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर ट्राई मंथली, 6 मंथली, ईयरली बेसिस पर
नए इंटरवेंशन होने चाहिए और जो इवन स्टेट लेवल के प्रोग्राम दिए जाते हैं उनको एक इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी भी स्टेट लेवल से दी जाती है, लेकिन लोकल लेवल पर स्कूल मैनेजमेंट में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी नए-नए तरीके इजाद करेंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम की इफेक्टिविटी कैसे लाई जाए ये आपके अपने परसेप्शन और नए इंटरवेंशन पर ही डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज की बहुत जगह होनी चाहिए प्लान में। प्रायः ये देखने में आता है कि जो स्पोर्ट्स स्कूलों में उन्हें एक विशेष प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। मेरा ये कहना है, आप लोगों से ये निवेदन है कि स्पोर्ट्स या अन्य कोई एक्टिविटीज किसी प्रदर्शन के लिए उन्हें नहीं तैयार किया जाना चाहिए। उन पर प्रतिदिन अगर टाइम टेबल पर और प्लान में जोर दिया गया है तो जो चीज हर दिन हो रही है उसे कभी भी प्रदर्शन के लिए तैयार उस टीम को माना जाता है, तो उसे प्रतिदिन की एक्टिविटी का हिस्सा बनाइए। करिकुलर एंड को करिकुलर एरियाज को पूरी तरह से महत्व दिया जाए। क्लासरूम प्रोसेसेस की एक बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए ये कैसे हो सकता है, जब तक सभी शिक्षक अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर सेल्फ ग्रोथ पर प्लान नहीं करते हैं तब तक वो क्लासरूम प्रोसेसेस की जो सेंसिटिविटी है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आपस में बातचीत का होना बहुत जरूरी है। आप आपस में बातचीत करें, कुछ एक्सपर्ट्स हों, कुछ आपके कलीग्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनके बीच में मिलें। अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि कुछ सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स एक साथ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो अपने अच्छे इंटरवेंशन को शेयर कर रहे हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है और स्कूलों में जो बच्चे की लर्निंग है, जो गुणवत्ता है, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। बच्चों के अंदर अब कंपटीशन आना चाहिए। तो अभी कंपटीशन एक तो स्कूल के अंदर हो गया, और जैसे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, फिर कस्तूरबा गांधी और भी कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो सभी स्कूल अगर आपस में एक कंपटीशन का माहौल बना लें कि 5 स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन हो गया, एक क्लस्टर का कंपटीशन हो गया, नेसेसरली स्टेट लेवल से या जिले से आपको निर्देश जाए ये आवश्यक नहीं है। कंपटीशन की भावना जब बच्चों में आती है तो वो एक्सील करते हैं और वो उनके करियर ग्रोथ के लिए, उनके लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा मैं बार बार टीचर के पर्सनल ग्रोथ को रेफर कर रही हूँ, हर टीचर को हर दिन, अभी हम एक वेबिनार कर रहे थे तो उसमें एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आई थी, तो उन्होंने कहा कि हर दिन जब टीचर की लर्निंग होती है तभी क्लासरूम में सबसे अच्छी टीचिंग होती है। तो इसका मतलब यह है कि टीचर के लिए ये मैंडेटरी है कि हर दिन वो कुछ नया सीखे, कुछ अपने व्यक्तित्व में उसे जोड़े। तो हमें नए नए कोर्सेज भी करने चाहिए। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत होते हैं, और कई बार एक ही चीज को, जिसको हम बहुत रूटीन की तरह लेते हैं, अगर हम उसे नएपन से, नए तरह से देखें तो हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन के भी नए तरीके निकल के आते हैं और उसे काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और काफी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पर ये तभी होगा जब टीचर मोटिवेटेड भी हो और उसके साथ साथ उसकी प्रोफेशनल लर्निंग भी हो। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार हम अपनी लर्निंग को या अपनी स्ट्रेंथ को अपने प्रोफेशनल स्पेस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्तिगत है और ये प्रोफेशनल है। मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि जो भी आप पूरे एक व्यक्तित्व के साथ स्कूल के कैंपस में जाते हैं, तो जो भी आपका अच्छा है वो स्कूल के ग्रोथ में कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। इसी तरह असेसमेंट का प्रोसेस है। असेसमेंट के रूप में आपके सेमेस्टर्स होते हैं, 6 मंथली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उसके साथ साथ कई बार सर्वे होता है, स्टेट लेवल के असेसमेंट होते हैं, नेशनल लेवल के असेसमेंट होते हैं। तो
तो इनकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिवर्ष होते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर तैयार होने चाहिए, आपके बच्चों का डेटा तैयार होना चाहिए, उनका पिछला रिजल्ट और कहीं पर उनका कंपैरिजन, ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा होती हैं। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड इवेलुएशन पर पूरा पूरा आपका फोकस होना चाहिए। टीएलएम की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। टीएलएम आजकल जो शिक्षक बना रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर हो रहा है। और ऑनलाइन मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, उन वीडियोस में कार्टून का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो लग रहा है कि शिक्षक बहुत ही वाइब्रेंट होके टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर काम कर रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के सही प्रयोग की समझ भी तब आती है जब आप स्कूल लेवल पर उसे कहाँ पर प्रयोग किया जाए इसका ध्यान दें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत एलिबरेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। जो क्लासरूम कंडीशन में चीजें होती हैं उनसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों के बीच में लेकर जा सकते हो। तो जब तक आप उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं तब तक क्लैरिटी नहीं आती है, और आपको लगता है कि एक रूटीन की तरह, ये आवश्यक नहीं है कि सब जगह टीचिंग लर्निंग मटेरियल ढेर सारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसका इस्तेमाल, प्रॉपर इस्तेमाल केवल ये है कि उसे आप कॉन्सेप्ट बच्चे में लर्निंग देने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मैं महाराष्ट्र के एक स्कूल में गई थी, और उस पूरे स्कूल के किसी भी क्लासरूम में कोई चार्ट नहीं लगा था, कोई पिक्चर नहीं टंगी हुई थी, कुछ भी उस उनके क्लासरूम में नहीं रखा था। हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन थी। केवल पीछे मिड डे मील के कुछ टिन्स रखे हुए थे, स्टोरेज उन्होंने हर कमरे में क्रिएट किए थे, और वो भी एक साइज के थे। तो वहां पर लेकिन 3 ब्लैक बोर्ड लगे हुए थे, और उनका ये कहना था कि सपोज बॉडी पार्ट अगर पढ़ाना है तो एक ब्लैक बोर्ड पर फिजिकल पूरा अगर टीचर ड्रॉ कर सकती थी तो वो बनाती थी, तो एक में बोन्स के बारे में और कहीं मस्कुलर पार्ट, उसका इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करके वो 3 ब्लैक बोर्ड पर उसे डिजाइन करते थे। उनका ये कहना था कि जब टीचर अपने आप काम करता है तो उसको बहुत जुड़ाव होता है, और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि वो तीनों ब्लैक बोर्ड पर जो ड्रॉ करते हैं उसे तब तक ही वो रखते हैं जब तक उनका चैप्टर नहीं खत्म हो जाता। तो ये भी एक तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करने का तरीका है, और उनके डिस्प्ले करने का तरीका है। तो बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज बहुत क्लटर्ड हो जाए। तो क्लासरूम आपका क्लटर्ड ना हो, ये भी देखना आपका ही काम है। आपकी प्लानिंग में जो हेड टीचर है उसका रोल और टीचर का रोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसमें कहीं ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज इशारे पर हो कि हम नहीं करेंगे वो कर लेगी, या वो नहीं करेगा वो। हर चीज राइटिंग में होना चाहिए, और उसके साथ एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि एक स्कूल को जितने भी शिक्षक होते हैं उनके एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ तभी होती है जब आपकी कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल हार्डकोर क्लियर हों। तो ये आपका बहुत आवश्यक है कि हेड टीचर और टीचर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी हो। एक स्कूल में बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बड़ा काम होता है। अक्सर मैंने टीचर्स को कहते हुए सुना है कि बहुत सारा करना पड़ता है, इसका भी रिकॉर्ड रखिए, उसका भी रिकॉर्ड रखिए, और काफी टायरिंग हो जाता होगा ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100-200 बच्चे, 300 बच्चे, किसी किसी स्कूल में 500 बच्चे होते हैं, तो उसके साथ रिकॉर्ड कीपिंग और उनको भी संभालना, देखना, आई कैन सी दैट कि थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। पर जब आज टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गई है तो बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वो सारे कुछ सूचनाएं रूटीन की होती हैं जिनको आप खाली समय में बना के रख सकते हैं, और कुछ को हमेशा अपडेट करते रहिए, तो आपका बहुत सारा समय बचता है, रिपीटेटिव होने से आप बच जाते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान का बड़ा प्रेशर होता है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है स्कूल मैनेजमेंट का। तो उसे आप कैसे करें? बहुत सारी सूचनाएं हम सबको पता होती हैं कि हमें महीने में ये 3 या 4 सूचनाएं रेगुलरली अपने क्लस्टर पर भेजनी है या अपने ब्लॉक पर भेजनी है।
तो आप उसको भी कैलेंडराइज करना है कि महीने की 5 तारीख को ये भेजना है, तो ज़रूरी नहीं कि 5 को भेजना है तो 4 को उसे बनाया जाए। आप उसे पहले भी बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप कैलेंडराइज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपकी 70 से 80% समस्या यहाँ पर समाधान हो जाती है और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं उस पर आप फोकस कर पाते हो। अनइम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों में उलझने से आप बचते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, जिस पर कभी समय मिला तो मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हमें हमेशा इम्पोर्टेंट काम कभी भी तत्काल इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई देता है। अगर आपने उसे 15 दिन पहले कर लिया है तो वो कभी अर्जेंट नहीं बनता है। तो हमेशा इस चीज को कैटेगराइज कर लें प्लान करते समय कि स्कूल के लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सी सूचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंटली आपको भेजनी होती है रेगुलर। इसी तरह से आईसीटी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए। तो आपके प्लान में आईसीटी लगभग सभी पॉइंट्स में जोड़ा होना चाहिए। तो ये एक स्कूल को मैनेज करने का एक थोड़ा सा मैंने खाका खींचने की कोशिश की है। अब हम अगर क्लासरूम मैनेजमेंट पर आए, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्लासरूम ही सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस है स्कूल का, क्योंकि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वहां पर होती है, सबसे ज्यादा बचपन वहां पर होता है, सबसे ज्यादा सीखने की उत्सुकता वहां पर होती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ कि क्लासरूम को आउटसाइडर की तरह आपको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। एक स्टूडेंट की निगाह से भी उसे स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं कि वो क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए, हमेशा सबसे पहले तो साफ सुथरा होना चाहिए और इनफ स्पेस होना चाहिए बच्चों के लिए। ये आदत से होता है। जब अगर आप बराबर अपने क्लासरूम मैनेजमेंट पर काम करेंगे तो ये अपने आप फिर एक हैबिट का पार्ट बन जाता है। कई बार जो क्लासरूम होता है उसमें अलमारियां रखी रहती हैं, टूटी फूटी कुर्सियां रखी रहती हैं, कुछ मेज भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पड़ा होता है कि पता चलता है कि एक चौथाई क्लासरूम आपका किसी और चीज से भरा हुआ है और बच्चे जो स्पेस बचा है उसमें सिमट कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करके उनको सही जगह पर रखना चाहिए और क्लासरूम बहुत फैसिलिटेटिंग होना चाहिए। तो फैसिलिटेटिंग जो बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटेटिंग होना चाहिए। शिक्षक के लिए, शिक्षक अपने आप उसे फैसिलिटेटिंग बनाता है। कि किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो टीचर की निगाह उस पर जरूर जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 दिन बाद आपका ध्यान इस बात पर जाता है कि फला बच्चे को समस्या हो रही है। तो आपको क्लासरूम को फैसिलिटेटिंग बनाने के लिए जो भी स्टेप लेने हैं उस पर काम करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीएलएम और नेसेसरी प्रॉप्स जो होते हैं पढ़ाई लिखाई के, वो क्लासरूम में होना चाहिए, प्रिंट मटेरियल भी होना चाहिए। एक लर्निंग कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पर सभी क्लासरूम में दिखाई भी देता है, लेकिन लर्निंग कॉर्नर केवल जो विजिटर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके लिए नहीं बनाना चाहिए। लर्निंग कॉर्नर तो वास्तव में बच्चों के लिए है कि वो उसका भरपूर प्रयोग करें। ये वो उसे प्रयोग कर रहे हैं, उसका ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। अदरवाइज वो एक एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह हो जाता है, वो बल्कि एक फैसिलिटेटिंग कॉर्नर की जगह वो कहीं ना कहीं क्लासरूम को क्लटर करता है। लैब्स इम्पोर्टेंट हैं, तो वो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पर एक स्ट्रक्चर्ड लैब की परिकल्पना तो नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में कुछ जूनियर हाई स्कूल हैं हमारे जहाँ पर बहुत एलिबरेट लैब है और आपके आसपास प्राथमिक विद्यालय, कुछ माध्यमिक विद्यालयों में अच्छी लैब होती है। तो एटलीस्ट बच्चों को कभी कभी वहां पर ले जाने का प्लान बनाइए
और लैब तो वो है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कर लें, तो आप कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि बच्चे को ये स्वतंत्रता मिले और जिस भी चीज को वो छू के करता है उसको ही लैब की प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इसका एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन का स्पेस होना चाहिए। इतना क्लासरूम की क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए कि वहां पर अगर आप 3 बच्चे को खड़े होकर कोई एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं तो उसमें भी मुश्किल आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ पर इंक्लूजन और जेंडर कि जिस लेंसेज की बात हमने इनिशियल प्लानिंग में की थी, वहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करना होता है। कई बार कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनकी सिटिंग पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इंसिडेंटली इन सारी चीजों को हम अगर कॉन्शियसली करते हैं तभी। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम अपने घर पर भी इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं और क्लासरूम में भी तभी आप कर पाएंगे। ये थियरी से कभी नहीं होता है। ये जब तक आपकी सेंसिटिविटी इस तरफ नहीं जाती है, जब तक ऐसे बच्चों के लिए आपके चीज आपकी सेंसिटिविटी आपकी आदत का हिस्सा नहीं बनती है, तब तक ये सिटिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखें इसे, आपके क्लासरूम को इसीलिए पूरी तरह से इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के बहुत सारे आपको गियर दिए जाते हैं, सामग्री दी जाती है। उनका प्रयोग कुछ क्लासरूम में भी कभी कभी किया जा सकता है। उनकी बोर्ड गेम्स जो होते हैं उनके उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या कहीं पर उसे टीएलएम की तरह भी आप इस्तेमाल करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपके क्लासरूम में होना ही चाहिए। जब वो क्लासरूम अनक्लटर्ड, टाइडी, क्लीन, इंक्लूसिव और फैसिलिटेटिंग होगा तभी प्रॉपर लर्निंग क्लास में हो सकेगी। तो प्लानिंग करते हैं, हम सारे लोग प्लान करते हैं। ऐसा कभी भी मैंने किसी को नहीं पाया है जो ये कहता हो कि मैंने ये प्लान नहीं किया है। भले ही लोग सोचते हैं तो भी उसको कहते हैं कि उन्होंने प्लान किया हुआ है। कई बार आप उनसे पूछिए कि क्या आपने राइटिंग में इसे कहीं पर लिखा हुआ है, तो पता चलता है कि नहीं, वो हमारे दिमाग में है। पर हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन संजो के रख सकता है। हमें भूलने की, स्लिप करने की टेंडेंसी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमंस। तो हमें जो हमारे प्लान में लैक करता है कि बहुत बार प्लानिंग हम केवल वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग। तो जो हम टाइम टेबल बनाते हैं या स्कूल का प्लान बनाते हैं या कुछ, हम उसे रिकंसल्ट नहीं करते हैं। तो प्लान फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग में ये हुआ कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने स्कूल का टाइम टेबल बनाया और बना के उसे अपने अलमारी में रख दिया या मेज पर रख दिया, दोबारा पलट के नहीं देखा। लेकिन जो प्लान होता है उसे आपको हर दिन हर क्षण कंसल्ट करना होता है, सो दैट आप उससे डिविएट ना करें। मैं अपना एक किस्सा बताना चाहती हूँ। जब मैं डाइट लखनऊ में थी, इनिशियल डेज में जब मैं आई थी, तो कई बार प्लान का कुछ रिपोर्ट मांगी जाती थी। तो 1 महीने का प्लान फट कुछ लोग बना देते थे ऑफिस में और वो जमा कर दिया जाता था। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता था कि उस कागज में क्या लिखा गया है। एंड आई एम श्योर जहाँ वो जमा किया जाता था वहां भी कोई उसे देखता नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा इस पर हम लोगों ने भी मल्ड ओवर इट और फिर ये लगा कि नहीं, हमें इसके साथ स्टिक करना चाहिए। तो उस प्लान के साथ स्टिक करने में एक एक्टिविटी हम इंश्योर करते थे। फिर हम लोगों ने 1 से 3 महीने का प्लान बनाना शुरू किया, फिर हमने 6 मंथ का प्लान बनाना शुरू किया, एंड फिर पूरे 1 वर्ष का जब एनुअल कैलेंडर हम बनाने लगे तो ज्यादातर एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट 80% एक्टिविटीज उसी रूल बुक से होती थी। तो डोंट प्लान फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग, उसे एक रूल बुक की तरह बनाइए और उसी तरह से चलिए। फ्लेक्सिबिलिटी आप रखेंगे
तो आपको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। अगर आपने प्लान बिना किसी इंटरेस्ट के बनाया है, बिना किसी इंटेंशन के बनाया है और बिना किसी सेंस ऑफ कमिटमेंट के बनाया है, तो फिर वो एक कागज भी नहीं, कूड़ा है। तो इसलिए आपका कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट उसमें होना चाहिए। प्लान ज़्यादातर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं बनते हैं। तो जिस तरह से क्लासरूम कंडीशन, लर्निंग फैसिलिटेशन की बात की जा रही है या स्कूल के एम्बियंस की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। टीचर के लिए सेंट्रल केवल उतना होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसका फैसिलिटेशन, पर्सनल ग्रोथ किस तरह से होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि चाइल्ड सेंटर प्लान जनरली नहीं बनते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग वी डोंट इंटेंड टू फॉलो आवर ओन प्लान, तो हमारा इंटेंशन सबसे पहले उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि प्लान में हम उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो वास्तव में प्रॉब्लम होती हैं और जिनको हम जानते हैं। लिखत पढ़त में हर चीज हम बहुत साफ साफ बड़ी अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है, जब आप इस लेवल पर, स्कूल लेवल पर प्लान बनाते हैं, तो अपनी रियल प्रॉब्लम्स को उस प्लान में एड्रेस करिए। क्योंकि एक बार प्लान को जब आप ऑन पेपर लेकर आएंगे, पेन पेंसिल से लेकर आएंगे, तब आप उसके सोल्यूशन पर ही आपकी निगाह जाएगी और उसे आप क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मत रखें, अपने प्लान का एक हिस्सा बनाएं। इमेजिनरी प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारा ज्यादातर टाइम इमेजिनरी प्रॉब्लम में चला जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे हों, कंसल्ट कर रहे हों, तो रियल और इमेजिनरी प्रॉब्लम में डिफरेंस होना चाहिए। और हमेशा जो अप्रोच है हमारा, वो प्लान के थ्रू सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। तो दीज आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल जो प्लान में लैक होता है, उसको हमें देखना चाहिए। अभी हम एक टीचर सबसे हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है पूरी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का। तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है कि स्कूल प्लानिंग और मैनेजमेंट में वो फैसिलिटेटर की भूमिका उसकी कैसे होनी चाहिए। तो वो टीचर को हम एक लर्निंग फैसिलिटेटर की तरह भी देखते हैं, रिसोर्स प्रोवाइडर की तरह भी देखते हैं। हम उसे करिकुलम, जो स्कूल लेवल पर करिकुलम हमें ट्रांजेक्ट करना है, उसके एक्सपर्ट की तरह भी हम देखते हैं। वो केयर गिवर भी होता है, वो सपोर्टर भी होता है, उसे मेंटर का भी रोल करना पड़ता है, उसे लीडर का भी रोल करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ वो ढेर सारी डेटा कीपिंग भी करता है। और वही एक ऐसा व्यक्ति होता है पूरे स्कूल में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज की तरह काम करता है। और इससे भी बड़ी बात है कि टीचर खुद एक लर्नर की तरह उसे एक्ट करना चाहिए। तो एक टीचर जब तक इन सारे रोल्स को अपने अंदर नहीं इमर्ज करता है, तो एक बड़ा अच्छा फैसिलिटेटिंग एम्बियंस बनने से कहीं ना कहीं रुक जाता है। और ये जो रोल है, ये केवल हेड टीचर के लिए नहीं है, ये सभी शिक्षकों के लिए है, या वो सारे व्यक्ति जो स्कूल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको अपने आप को इस रूप में देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब टीचर ट्रेनर्स के अगर हम एंगल से देखें, जो हमारे टीचर ट्रेनी हैं, डीएलएड का उनका 4th सेमेस्टर चल रहा है, उनके लिए मेरा ये कहना है कि वो अपने को बिल्कुल रेगुलर टीचर ही माने और अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी समझ को अपने इसी तरह से करें कि वो बिल्कुल स्कूल कंडीशन में वो इस रोल को अदा कर रहे हैं। उनके लिए मेरी सलाह है कि वो एजुकेशनल थियरीज को पढ़ें और जो एजुकेशन पॉलिसीज रही हैं उन पर काम करें। एनसीएफ 2005, एनसीएफटी, आरटी और पोजीशंस पेपर हैं, फोकस ग्रुप के बहुत सारे ड्राफ्ट हैं, अभी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया है। और इन सब चीज़ों से परे इस कोरोना टाइम में सारी की सारी एजुकेशनल मैकेनिज्म को एक बिल्कुल नए सिरे से देखने की कहीं ज़रूरत महसूस हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर ट्रेनर्स के ऊपर है कि ये शिक्षा की जो नई विधा अब शुरू हो रही है, होने वाली है, जिस पर हमें काम करना है, जिसके लिए हमें तैयार करना है,
तो ट्रेडिशनली जो आपकी टेक्स्ट बुक है या आपको जो अंक प्राप्तांक और पूर्णांक लेकर आपको पास हो जाना ही ये जिम्मेदारी नहीं है। आपको अभी से अपने आप को फुल ऑन टीचर की तरह देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप अपने प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें बहुत एब्जॉर्ब करिए, उन्हें पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए, उस समय पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उन सारी एक्टिविटीज को करिए। उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अभी हमारे जो ट्रेनीज अगर सुन रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि ये सब कौन सी ऐसी बात है और उनको हो सकता है कि वो इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हों, लेकिन क्योंकि कुछ लोग 3 सेमेस्टर में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रैक्टिकल इंटर्नशिप किया होगा तो उन्हें स्कूल के कंडीशन का एहसास होगा। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि आप अपनी थियरी को अपने प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ मैच करें। बहुत समय हमें मिल रहा है अपने अगले सत्र के लिए, उसकी तैयारी करें और एक फुल ऑन अच्छे टीचर की तरह बन के निकलने का जो अवसर हाथ में है उसे किया जाए। जो स्कूल का क्राफ्ट है और क्लासरूम मैनेजमेंट की जो बारीकियां हैं उसे इमेजिनरी करके भी आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं और केवल इंटर्नशिप के ही दरमियान नहीं, इवन अदरवाइज भी आप स्कूलों से अपने को एफिलिएट कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप अपने साथी शिक्षकों को बनाते हुए देखते हैं, बहुत सारे रेडीमेड मटेरियल होते हैं, बहुत सारे डिजिटल मटेरियल उपलब्ध हैं, उनमें सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नया आयाम आप क्या जोड़ सकते हैं ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इस तरह के जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें देखें या उन पर एक स्क्रूटनाइजिंग ऑब्जर्वेशन की तरह आप अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आईसीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस पर अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना और ट्रेंड कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा क्लासरूम ट्रांजैक्शन का स्वरूप निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलने वाला है। टीचर ट्रेनर को इक्वलिटी और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से अपने दिल दिमाग में भर लेना चाहिए। जेंडर और इंक्लूजन, इन सारे जो सोशल टर्म्स हैं जिससे अदरवाइज हम सुबह शाम वी जस्ट कम अक्रॉस कुछ ना कुछ घटनाएं कभी हमें सुनाई देती हैं और कभी हमारे साथ भी होती हैं, तो उसके लिए अपने को पूरी तरह तैयार रखना चाहिए सो दैट जब वो रेगुलर टीचर होकर अपने स्कूलों में जाएं तो ये उनके आदत का हिस्सा बने, ना कि केवल टाइम टेबल का हिस्सा बने। ज्योग्राफिकल बैरियर्स पर उन्हें काम करना चाहिए, लिंग्विस्टिक बैरियर्स पर काम करना चाहिए। बुक कीपिंग जैसे हमारे रेगुलर टीचर हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है, तो जो हमारे टीचर ट्रेनर हैं नए युग के हैं, उनकी स्मार्टनेस है, उनकी समझ बेहतर है, तो मैं समझती हूँ कि वो कुछ उसके और नए तरीके इजाद करके ला सकते हैं। इसी तरह से डिजास्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, एटलीस्ट आपको ये जरूर चाहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज हों, चाहे वो कम्युनिटी से जुड़े हों या थियरी हो या पॉलिसीज हों, इन सबको एक पढ़ाई लिखाई करके पूरी तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए। कम्युनिटी एस्पिरेशंस के लिए आपको निरंतर काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन शिक्षकों से जुड़ी होती हैं और जो उनके बच्चों के माध्यम से हमें पूरी करनी होती हैं, तो कहीं उसमें जो गैप रह जाता है, अगर आप अभी से काम करेंगे तो बहुत अच्छे इसके नतीजे आएंगे। और सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके लिए आप ही एक आशा की किरण है। मुझे अभी एक ओवरऑल व्यू में क्लासरूम कंडीशन पर पहुंचने पर मुझे लगता है कि मैं इसे क्लोज करूं, पर इससे क्लोज करने से पहले जो नई परिस्थितियों में हम आ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, जो वर्चुअल एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्चुअल क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाए, इस पर भी मैं 5 मिनट में कुछ पॉइंट्स आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ।
तो वर्चुअल क्लासरूम में मैंने पाया है कि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इशू होता है। अभी बहुत सारे हमने ज़ूम और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल टीम इन सब पर कुछ वेबिनार्स आयोजित किए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस अचानक आ गई, जबकि सब बिल्कुल पढ़े लिखे मैच्योर लोग होते हैं, पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है। तो वर्चुअल क्लासरूम में जो डेलिकेट बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए अभी से सोचना ज़रूरी है कि क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें क्योंकि हायर लेवल पर या सेकेंडरी एजुकेशन के स्तर पर तो ये थोड़ा आसान है, पर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के स्तर पर अभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन इसका बहुत रेडी नहीं है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। वर्चुअल क्लासरूम में कांटेक्ट बनाए रखना, पर्सनल इंटरेक्शन मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, ये सारे जो टर्म्स हैं इन्हें वर्चुअली आपको लागू करना होता है। और अगर एक लंबा लेक्चर हो जाए और एंगेजमेंट छोटे बच्चे हैं उनसे नहीं होता है तो उनका ध्यान भटकेगा। तो इसलिए स्टूडेंट एंगेजमेंट एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक्टिविटीज, डिस्कशन, टास्क, प्रॉब्लम, सिचुएशन, इस तरह के जो वर्क हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो दिए जाने चाहिए। एक कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाले लेक्चर में आपको 11 बजे से 11 बजे तक बहुत ब्रीदिंग स्पेस मिली है जब जब साउंड नहीं काम कर रहा था। तो ये ब्रीदिंग स्पेस बहुत वर्चुअल क्लासरूम में ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमेशा 10 से 15 मिनट का कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह से करिए कि जो आपका बच्चा स्क्रीन के उस तरफ बैठा है वो अपने आप को उसका एक पार्ट समझ सके। रियल टाइम कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह से बन पाए। केवल वीडियो प्ले कर देने से काम नहीं चलता है, केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से काम नहीं चलता है। तो इसे और कितना मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। अभी कुछ शिक्षक हमें बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कुछ जो पेरेंट्स से जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, तो वो लोग उन्हें पर्सनल कॉल करके बात करते हैं। तो और उनका अनुभव ये कहता है कि जब वो कॉल करते हैं तो केवल बच्चा ही नहीं, माँ बाप ही नहीं, बल्कि पूरी एक कम्युनिटी में वो अपने आप को बहुत ही हैप्पी प्रोजेक्ट करते हैं। और क्योंकि एक शिक्षक जब एक बच्चे के घर में कॉल करता है तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण घटना की तरह देखती हूँ। तो ये जो कनेक्शन है टीचर और बच्चे के बीच में, तो कितना भी वर्चुअल क्लासरूम हो जाए इस कनेक्शन को हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट ओनरशिप को कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। कुछ क्लास में नॉर्म्स स्थापित किए जाने चाहिए। वर्चुअल क्लासरूम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जो आप प्लानिंग करते हैं उसमें बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर की तरह लेके उनको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने की आवश्यकता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारी एक प्रोफेसर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका उसको ऑनलाइन के रेफरेंस में इसने एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव गेन किया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने किसी मित्र से कहूं कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आपको एक लेक्चर दे। इस बीच मैं अपने टीचर्स ट्रेनिंग से ये अपेक्षा करूंगी, अपने कुछ शिक्षकों से भी अपेक्षा करूंगी कि वो इस टैक्सोनॉमी पर पढ़ाई कर लें। और अगर आपका कुछ प्रेजेंटेशन मटेरियल तैयार हो जाता है तो आप हमसे भी शेयर करिएगा। आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक ऑन दिस काइंड ऑफ हार्डकोर एजुकेशनल इशू। लर्निंग स्ट्रेटजीज हम सभी लोग जानते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। स्मॉल ग्रुप्स, पीयर, टीचर, स्टूडेंट, अभी ऑनलाइन वर्चुअल वेबिनार्स बहुत हो रहे हैं। उसमें केवल आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अभी किसी ने मुझे बताया वेबएक्स करके भी कुछ आया हुआ है। तो इन सब पर काम करना चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग सबसे अच्छा माध्यम होता है। जैसे कुछ समय पहले एक इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में आप लोग रेडियो से जो आया करता था, उस 15 मिनट के प्रोग्राम में
जहाँ रेडियो से इंस्ट्रक्शन आता था उसी में बच्चे और टीचर के बीच में भी कुछ एक्टिविटी होती थी। तो मुझे लगता है वर्चुअल क्लासरूम में दैट इज द बेस्ट कि आप उस क्लासरूम के बीच में भी टीचर और बच्चे के बीच में कुछ एक्टिविटी हो जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब आप करते हैं तो आपकी लर्निंग और बच्चे का अटेंशन स्पैन वो कवर करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह फोरम्स बना सकते हैं, पैनल डिस्कशंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये जो नॉर्मल टूल्स हैं इनको हम वर्चुअल क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें, अभी प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए हमें इसके तरीके सोचने हैं। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए, और फिर कभी इस पर हम लोग बात करते हैं। तो प्लानिंग और मैनेजमेंट किसी भी प्रोग्राम के सक्सेस के बहुत ही की इश्यूज हैं, और मेरा अपना मानना है कि जो डिटेलिंग होती है जब आप प्लानिंग करते हो तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा टाइम लिया है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में आप 100% सक्सेसफुल होगे, ये बिल्कुल गारंटी है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, दामिनी, दीपा सिंह, विनय, राफिया, अपर्णा, और ढेर सारे लोग, और कम से कम चैट पर मुझे 400 लोग दिखाई दे रहे हैं। आराधना थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना है इस बात को। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। हो सकता है कि फिर कि इस प्लेटफॉर्म पर किसी मुद्दे को लेकर आपसे बात करें, और अगर आप किसी बात पर हमसे कुछ सुनना भी चाहते हैं तो आप कमेंट में इसे डाल सकते हैं। ये वीडियोस हैं जिन्हें आप खुद भी देखें, और जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है, SCERT के पेज को लाइक करें और समय समय पर इस पर विजिट करें। 5.5 लाख टीचर है हमारा प्रदेश में, और केवल कितने 19,000 20,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। नॉट डन। तो इसको आज ही लाइक करें और पेज पर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ध्यान से सुनने के लिए। मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स को सुनूंगी, देखूंगी, और मैं उस पर जो भी मुझसे बन पड़ेगा तो इस माध्यम से, अन्यथा किसी और माध्यम से आपके संपर्क में फिर से हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच, और बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।